हेलो फ्रेंड्स, चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रिक्शन चैप्टर का, है ना, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आप देखेंगे कि ये सिचुएशन दिया हुआ है कि जो पीछे वाले क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया जाता है। इसमें देखेंगे कि जो स्मॉल मास m है उसमें पॉजिटिव चार्ज q है, ठीक है। और इसमें जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो विदाउट डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम फोर्स F का वैल्यू आपको निकालना है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ए का FBD करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक M का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं, ठीक है। तो ये मास M है, इस पर फोर्स लग रहा है F, ठीक है, और इसमें टेंशन T लग रहा है, और इसका जो वेट है वो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, QE QE जो है अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और नॉर्मल फोर्स ऑफ कोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेंगे, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो है फ्रिक्शनल फोर्स मान लेते हैं P, ये जो है इसको अपोज करेगा मोशन को, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमें ये इसमें निकालना है, इसको ऐड कर देंगे तो R प्लस QE इज इक्वल टू mg हो जाएगा, या R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg माइनस QE, करेक्ट। तो फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू हो जाएगा P इज इक्वल टू म्यू R होता है, तो म्यू और QE ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा, राइट। तो इक्विलिब्रियम ऐसा सिचुएशन है जिसमें कि इक्विलिब्रियम स्टेट रहे। इक्विलिब्रियम रहने के लिए क्या है कि ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। इक्विलिब्रियम के लिए क्या है कि नेट फोर्स शुड बी जीरो, है ना। नेट फोर्स जीरो होगा तो बॉडी जो है सो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो फोर्स है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उसका फोर्स को हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं, है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेट फोर्स, तो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या हो गया, F हो गया जो इसको पुल कर रहा है, और इधर जो है सो दो फोर्स है माइनस T और माइनस P इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, बिकॉज नेट फोर्स शुड बी जीरो। तो हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू T प्लस P। अब आप देखेंगे इसमें कि F का वैल्यू जो है फर्दर क्या हो जाएगा, टेंशन तो हमें पता नहीं है और फ्रिक्शन हम निकाल चुके हैं नीचे से, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू इंटू mg माइनस QE जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा वो QE है। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब ब्लॉक M पर देखते हैं कि कौन सा फोर्स लग रहा है। ब्लॉक M जो है इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं, राइट। तो इसको इस डायरेक्शन में टेंशन T खींच रहा है, और इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा सो सेम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो इसके कारण से है। ये अपोजिट होता है, फ्रिक्शन फोर्स आपको पता है कि इक्वल इन नेचर और अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। तो ब्लॉक M में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ड्यू टू स्मॉल ब्लॉक M, ये लगेगा P लगेगा, सेम वैल्यू लगेगा, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसमें हॉरिजॉन्टल दो ही फोर्स लग रहे हैं, बाकी ये वाला स्मूथ है, ये जो सरफेस है ये स्मूथ है, इसीलिए इसका हम नॉर्मल डायरेक्शन कंसीडर करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं कि इसमें जो नॉर्मल डायरेक्शन होगा R1 या R प्राइम ले लेते हैं, और इसका वेट mg होगा, और इसमें जो फोर्स लगेंगे ये कौन कौन से फोर्स लगेंगे, एक mg लगेगा और दूसरा Q माइनस QE लगेगा नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो अगर आपको इसका नॉर्मल डायरेक्शन निकालना पड़े तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो नॉर्मल डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बिगर ब्लॉक का R प्लस mg
माइनस क्यू ई इज इक्वल टू कैपिटल एम जी। तो आर इससे निकल जाएगा, लेकिन हमें नॉर्मल रिएक्शन का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ब्लॉक एम कंसिडर करना है। तो फॉर ब्लॉक कैपिटल एम, इसमें कौन सा हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है? सिर्फ इसका फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि इसको अपोज कर रहा है, इस टेंशन को। तो टी इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या लिख सकते हैं? नेट फोर्स तो जीरो है, तो T इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर? P हो जाएगा। और P का वैल्यू आप यहाँ से निकाल चुके हैं हम पहले ही। तो P इज इक्वल टू म्यू आर हो जाएगा या म्यू एम जी माइनस क्यू ई हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 है। अब ये T का वैल्यू जो है सो इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं, तो कितना हो जाएगा? पुटिंग द वैल्यू ऑफ T इन इक्वेशन 1 कितना हो जाएगा? इसमें आप अगर T का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना फोर्स जो लगेगा वो कितना हो जाएगा? अब देखिए इसमें, तो ये T का वैल्यू हो गया म्यू आर, या इसको हम डायरेक्ट ही लिखते हैं म्यू एम जी और माइनस क्यू ई प्लस सेम है पहले से म्यू एम जी माइनस क्यू ई। इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम फोर्स लगेगा 2 म्यू एम जी माइनस क्यू ई। जो इसमें फोर्स लगेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू 2 म्यू एम जी माइनस क्यू ई। दैट मीन्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मास ऑफ बिगर ब्लॉक, राइट। तो इस सिचुएशन में जब फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे वो सिर्फ इसको अपोज कर रहा है बिगर ब्लॉक को, बिकॉज ऑफ जो ये जो ब्लॉक बिगर ब्लॉक है उसका सरफेस के साथ जो है सो स्मूथ है, उसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगा है। जो फ्रिक्शन फोर्स है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, वो सिर्फ दो ब्लॉक के बीच में है, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये जो मास जो फोर्स निकालना था, फिर फोर्स ये होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए आप कि ये एक अरेंजमेंट है ब्लॉक ऑफ मास एम स्लिप्स। एक स्मॉल ब्लॉक है एम, ठीक है, वो कोई टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है, ये कंडीशन है। और ये टेबल जो है सो फ्लोर पर रखा हुआ है, ठीक है, ये कोई टेबल ये टेबल फ्लोर पर रखा हुआ है। तो इसमें जो फोर्स लग रहे हैं ये है, इसका वेट mg है और ये नॉर्मल डायरेक्शन r है, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि ये स्लाइडिंग स्टेट में है। स्लाइडिंग का मतलब हो गया कि जस्ट टेंडेंसी टू मूव स्टार्ट हो चुका है। तो मूव जब स्टार्ट होता है तो इसमें जो फोर्स लगा था, जो इसको मूव कराया था P, है ना, या कोई फोर्स P लगा है, तो इसमें जो उसका वैल्यू क्या होगा? ये जो फ्रिक्शन फोर्स ड्यू टू दिस ब्लॉक लगेगा, तो ये फ्रिक्शन फोर्स के कारण होगा, राइट। तो अब हम देखते हैं कि ये फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होगा, फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होगा वो कैसे निकालेंगे? जबकि इस दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पर R इज इक्वल टू एम जी हो गया, राइट। नॉर्मल डायरेक्शन इज इक्वल टू एम जी हो गया। और जो ये फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन, है ना, जो इधर टेंडिंग पोजीशन में होगा। आप जब बेसिक थ्योरी में जाएंगे तो क्या है कि जैसे कोई ब्लॉक पड़ा हुआ, राइट, अब इसको ये स्लाइडिंग स्टेट में स्टार्ट करेंगे, तो ये जो फोर्स है टेंडिंग फोर्स, इसका वैल्यू जो है और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू वो सेम होता है अप टू स्लाइडिंग, राइट। तो वो सेम सिचुएशन है यहाँ पर कि इसका जो वैल्यू होगा, जो पुश फोर्स यहाँ पर या पुल फोर्स लगेगा, उसका वैल्यू सेम होगा जो ये स्लाइडिंग फोर्स कांटेक्ट के कारण रहेगा, राइट। तो अब जैसे ये लेकिन स्लाइड स्टार्ट हो गया, तो इसके बीच में जो अपोजिंग फोर्स लगेगा वो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, जिसका वैल्यू F इज इक्वल टू म्यू आर होगा। और म्यू आर का मतलब म्यू एम जी हो गया, राइट। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो F1 लग रहा है, F1 बिटवीन ब्लॉक M और ये जो टेबल है उसके कारण, तो इसमें लग रहा है आपका म्यू एम जी फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस क्या होगा कि जैसे ये स्लाइडिंग होगा,
ठीक है। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है ये स्लाइडिंग, जैसे ये फ्रिक्शन फोर्स इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा, तो टेबल जो है, टेबल इसको अपोज करेगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा F1 का, ये F2 मान लेते हैं, तो F1 और F2 सेम होगा, राइट। तो अब ये क्या होगा कि ये टेबल के ऊपर जो इस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स को अपोज करने के लिए होगा, जिसके कारण से क्या होगा कि F2 का जो वैल्यू होगा, ये F2 जो है बिटवीन ब्लॉक M और टेबल के बीच का है, ठीक है। तो ये इसको टेंडिंग टू स्लाइड करने की कोशिश करेगा इस टेबल को। अब इस टेबल को जब स्लाइड करने की कोशिश करेगा, तो जो ग्राउंड पर लेग है ना, जो फोर्स अप्लाइड है वो F ग्राउंड मान लेते हैं, है ना, F ग्राउंड है। ये तब तक सेम होगा जब तक कि ये मोशन में नहीं हो जाए, राइट। तो ये तब तक सेम होगा, तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fg, जो ग्राउंड जो इस पर फोर्स लगा रहा है, अपोज कर रहा है, जो, क्योंकि ये मोशन में नहीं है, ये जो है सो मूविंग स्टेट में नहीं है, ये स्लाइडिंग स्टेट में नहीं है, जो टेबल है वो बिल्कुल स्टैटिक स्टेट में है। तब तक तो आप फ्रिक्शन वाले थ्योरी वाले चैप्टर में आप देख चुके होंगे कि मैंने डिस्कस किया है कि जब कोई फोर्स लगाते हैं कोई भी स्टैटिक ऑब्जेक्ट पर, तो वो तब तक, जैसे जो अप्लाइड फोर्स होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं तब तक जब तक कि वो मोशन में स्टार्ट नहीं हो जाए, स्लाइडिंग स्टार्ट नहीं हो जाए। जब एक बार स्टैटिक फ्रिक्शन से कनेक्टिव फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाता है, राइट। और तो यहाँ पर वही सिचुएशन है कि ये जो है सो क्या है, स्टैटिक है, मूव नहीं कर रहा है, ऊपर वाले मूव कर रहा है, राइट। ये स्टैटिक है ये टेबल, तो इसमें जो फ्रिक्शन के कारण फोर्स लगेगा F2 फोर्स या F टेबल हम मान लेते हैं, टेबल फोर्स लगेगा, ठीक है। टेबल जो अपना फ्रिक्शन के कारण फोर्स लगा रहा है वो क्या होगा, वो तब तक सेम रहेगा, ये तब तक Ft इज सेम रहेगा जब तक कि ये स्लाइड नहीं हो जाएगा। तो टेबल स्लाइड नहीं हो रहा है, टेबल स्टैटिक स्टेट में है, तो इसका वैल्यू जो होगा सेम होगा, राइट। तो ग्राउंड के कारण जो फोर्स लग रहा है, ग्राउंड जो लेग पर फोर्स लगाएंगे वो लगाएंगे म्यू mg, बस इतना ही है इसमें कॉन्सेप्ट। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू नीड द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड द फ्लोर एंड द मास ऑफ द टेबल। इसका मास और फ्रिक्शन कोफिशिएंट चाहिए? नहीं, तब तक हमें इसका मास और फ्रिक्शन कोफिशिएंट नहीं चाहिए, आंसर इज नो, जब तक कि ये स्लाइड स्टार्ट ना हो जाए, राइट। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना, कोई भी ब्लॉक ऑब्जेक्ट है, अब फ्रिक्शन वाले थ्योरी में, तो इसका मास कुछ भी है, इस पर अगर अप्लाइड फोर्स F है तो, और इसका जो सरफेस के कारण फ्रिक्शन फोर्स F डाइस जनरेट होता है, तो अगर ये स्टैटिक स्टेट में है, राइट, तो F इज इक्वल टू F डाइस होगा, राइट। अब जब ये मोशन में स्टार्ट हो जाएगा, राइट, तो F इज इक्वल टू ये होगा, मोशन के लिए लिमिटिंग कंडीशन ये है, राइट। तो यहाँ पर ये क्या है कि स्टैटिक स्टेट में है, रुका हुआ है, स्टॉप स्टेट में है, तो इसीलिए ना तो हमें इसका मास का जरूरत है, ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का बिटवीन दिस फ्लोर जरूरत है। ये आप वीडियो, मेरे जो थ्योरी वाले वीडियो है फ्रिक्शन का, उसमें जाके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को आप देखेंगे कि इसमें है कि फाइंड द एक्सेलरेशन, इस टाइप का अरेंजमेंट है कि एक बिगर मास है, बिगर ब्लॉक है जिसका मास m है, और स्मॉलर ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल m है, ठीक है। और इस दोनों के बीच में जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज इक्वल टू म्यू1 है, और जो बिगर मास एंड बिटवीन द बिगर ब्लॉक एंड द ग्राउंड इज म्यू2, इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू1 है। तो इसमें निकालना है आपका एक्सेलरेशन ऑफ द मास m निकालना है, ठीक है। तो इस टाइप का अरेंजमेंट जब होते हैं तो इसमें क्या है, ये पुली सिस्टम है, यहाँ पर टेंशन T लगा, ये टेंशन T अपवर्ड डायरेक्शन में इधर खींचेगा, राइट, ये टेंशन T इधर की तरफ लगा, या ऐसे हम लिख सकते हैं, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। तो मेजर जो हमारा कंसर्न है, राइट, तो हमें देखना है यहाँ पर कि मान लेते हैं सॉल्यूशन, मान लेते हैं कि बिगर मास जो है सो ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, लेफ्ट टू राइट। तो बिगर ब्लॉक मूव्स विथ एक्सेलरेशन ए,
ठीक है। ये एक्सेलरेशन ए से मूव करेगा बिगर ब्लॉक। तो अब इसमें जो है मूवमेंट इसका जो होगा स्मॉलर ब्लॉक का, ये दो टाइप का मूवमेंट होगा। एक तो होगा कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट, और दूसरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी मूव करेगा। तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो आप देखेंगे कि यदि ब्लॉक एम जो है ए एक्सेलरेशन से मूव करता है, तो ब्लॉक स्मॉल एम जो है 2a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव करेगा। क्योंकि इससे पहले हम फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा जो ये स्मॉल ब्लॉक, वो क्या होगा, इसका ट्वाइस होगा एम का इन द सेम टाइम में। तो इसीलिए इसका एक्सेलरेशन भी जो है उसी ढंग से उसका ट्वाइस बढ़ेगा, राइट। और हॉरिजॉन्टल में क्या होगा कि दोनों का सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो हॉरिजॉन्टल में जो स्मॉलर ब्लॉक मूव करेगा वो ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ठीक है। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं ब्लॉक एम का। तो ब्लॉक एम का जो है, ये मान लेते ब्लॉक एम है, ठीक है, और इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो इसका जो वेट है वो mg नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन वाले रफ सरफेस है, ठीक है। तो अब इसमें नॉर्मल फोर्स जो लग रहे हैं इसको हम ले लेते हैं r, ये r ले लेते हैं, ठीक है। ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। और इसमें क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, एक तो टेंशन इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है। दूसरा इसमें एक टेंशन इधर की तरफ लग रहा है। तीसरा इसका जो है इसका एक टेंशन जो है यहाँ पर पुल है, मास जो पुल कर रहा है, ठीक है। तो ये हम ले लेते हैं, मान लेते हैं। तो एक टेंशन जो है इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। ये टेंशन अप और डाउन, इस पुल्ली में क्या होगा कि ये मास को एम अपवर्ड डायरेक्शन में खींचेगा, तो पुल्ली इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन ये लगेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका एम जो ब्लॉक है, एम ब्लॉक जो यहाँ पर है, उसका मोशन ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो इसके कारण से एक नॉर्मल फोर्स मान लेते हैं एन लग रहे हैं, जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि इसका फ्रिक्शन फोर्स जो लगेंगे इस टेबल और मास का, वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, जिसका की वैल्यू होगा μ1 और r इक्विवेलेंट, राइट। तो इतने फोर्स लग रहे हैं, और उसके अलावा ये हॉरिजॉन्टल में ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कंसीडर करते हैं कि बिगर ब्लॉक मूव्स विथ एक्सेलरेशन ए, देन स्मॉलर ब्लॉक, जैसा कि मैंने बता दिया कि 2a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड एंड a एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि फिर फ्रॉम फ्री बॉडी फ्रॉम FBD ऑफ बिगर ब्लॉक M के FBD से हमको क्या लर्निंग होता है, ठीक है। तो ये M है, इसका FBD से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो इसमें फोर्स लग रहे हैं, तो एक हो गया R जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, mg नीचे डायरेक्शन में है, उसके बाद टेंशन नीचे डायरेक्शन में है, और एक और फोर्स लगेगा, इसका जो स्लाइडिंग होगा ब्लॉक का, ये m ब्लॉक का। तो इसमें जो ये m ब्लॉक जो ये टेबल जो लगाएगा m ब्लॉक पर, उसमें फ्रिक्शनल फोर्स होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन जो ये m ब्लॉक जो इस टेबल पर लगाएगा, ड्यू टू ये नीचे जा रही है, तो इसका क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो एक फोर्स और भी लगेगा, जो कि होगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स, और ये इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये F1 फ्रिक्शन मान लेते हैं, तो ये F2 फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। तो F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो
द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज इक्वल टू म्यू 1 है, राइट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा म्यू 1 और n, राइट। और n का वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा ma, तो ये हो जाएगा आपका म्यू 1 ma, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एक म्यू 1 ma नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg हो गए, और उसके अलावा क्या फोर्स लगेगा, टेंशन हो गए, और एक फ्रिक्शनल फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लग गए। इतने फोर्स इसमें लग रहे हैं, ठीक है। इसमें एक चीज रह गया, ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द दिस ब्लॉक बिगर ब्लॉक एंड द सरफेस है, वो है म्यू 2, ठीक है। तो ये चीज हो गया, इतना नॉर्मल डायरेक्शन में इतना आर हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है इस पर, बिगर ब्लॉक पर। देखते हैं हॉरिजॉन्टली कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो लग रहा है इसमें, है ना, इसमें देखिए कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। एन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम लेफ्ट टू राइट लेंगे, तो 2t हो गया, तो 2t हो गया जो इसको इधर की तरफ ले जा रहा है, ठीक है, 2t। और इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है -n जो नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू स्मॉलर ब्लॉक है, और उसके बाद लग रहा है म्यू 2 r। r का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू 2 r हम लिख सकते हैं, या r का वैल्यू ही लिख सकते हैं जो कि ऊपर में निकालना है, mg प्लस t प्लस म्यू 1 ma, ये लग रहा है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये m इंटू a, ये एक्सेलरेशन, इतने फोर्स इस पर लग रहा है, राइट। तो इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब हम देखते हैं स्मॉलर ब्लॉक को, राइट। तो स्मॉलर ब्लॉक जो है इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो स्मॉलर ब्लॉक में हम देखते हैं, अब स्मॉल ब्लॉक जो m है इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, राइट। तो इसमें एक तो टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ इसको ले रहा है, खींच रहा है। दूसरा है फ्रिक्शनल, और इसका मास है mg, नीचे की तरफ है, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2a एक्सेलरेशन से जा रहा है, राइट। और दूसरा चीज़ है इसका ma फोर्स है जो कि इसको इधर की तरफ ले जा रहा है, और इसका नॉर्मल डायरेक्शन क्या है ना, नॉर्मल डायरेक्शन है r या n है, सॉरी n है जी, ये इधर की तरफ ले जा रहा है। और इसमें कोफिशिएंट, इसमें जो अपोजिंग फोर्स होगा वो क्या होगा, म्यू 1 n, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो फॉर स्मॉल ब्लॉक के लिए, फॉर स्मॉलर ब्लॉक क्या हो जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम से आप देखेंगे स्मॉलर ब्लॉक में क्या है। तो इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, mg माइनस t माइनस म्यू n, म्यू n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू n इतना लग रहा है फोर्स, इज इक्वल टू m इंटू 2a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, राइट। या इसको, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या फोर्सेस में लगेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में n इज इक्वल टू सिंपली ma फोर्स लग रहा है। तो n का वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। तो देखेंगे कि mg माइनस t माइनस म्यू n का वैल्यू है ma इज इक्वल टू 2ma, राइट। तो यहाँ पर हम टेंशन इज इक्वल टू जो है t का वैल्यू निकाल सकते हैं इससे, इस फार्मूला से, और उसको फर्दर हम पुट करते हैं। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इधर ले जाएंगे तो t इधर ले जाएंगे तो mg इधर रह गया, और ये हो जाएगा आपका माइनस म्यू ma और माइनस 2ma, राइट। इतना निकल गया। अब इस टेंशन को हम इक्वेशन 2 मानते हैं। इस टेंशन को हम क्या करेंगे, इसमें सारे वैल्यू n और t पुट करते हैं, ठीक है। तो आपका सारा काम निकल जाएगा। तो इसको कैसे करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन सिंपल है बनाना। तो 2t का वैल्यू आपका यहाँ पर निकल गया है कि, है ना। नेक्स्ट केस में इसको हम ये करते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट आपको r इज इक्वल टू mg t प्लस म्यू 1 ये था दिया हुआ, और टेंशन का वैल्यू हमने ये यहाँ से निकाल लिया। तो t का वैल्यू यदि हम इसमें पुट करते हैं r वाले में, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r का इफेक्टिव वैल्यू कितना हो जाएगा, ये t का यदि पुट करेंगे तो mg तो पहले से था, और प्लस म्यू 1 ma था,
ठीक है। और टेंशन का वैल्यू टी इसमें अगर हम पुट करते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो ये हो जाएगा एम जी माइनस म्यू एम ए, है ना, माइनस 2 एम ए, राइट। तो इसमें देखेंगे कि ये दोनों वैल्यू कट गया, तो इसमें सिंपल आर का वैल्यू जो बच गया एम जी एम और स्मॉल एम जी, और इसके बाद माइनस 2 एम ए। तो आर का नया वैल्यू जो बच गया ये बच गया। चलिए इसको हटाते हैं हम। अब हमें क्या करना है कि आर का वैल्यू, एन का वैल्यू सब कुछ निकल गया है, तो इस इक्वेशन को हम फिर फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। इसमें टेंशन भी हमारे पास निकल चुका है, तो इसमें हम देखते हैं टेंशन भी निकल चुका है, तो इसमें सारे वैल्यू हम पुट करते हैं। तो 2 इंटू टी का वैल्यू जो है सो ये है, टी का वैल्यू थोड़ा लंबा है, तो हम देखते हैं कि इसमें कैसे कर सकते हैं। तो 2 इंटू यहाँ पर पहले देखते हैं कि इक्वेशन क्या है। तो 2t माइनस एन माइनस म्यू 2, और ये आर था, राइट, ये आर था। इसको हम अभी वैल्यू नहीं, टी वाले इक्वेशन से नहीं पुट करके सीधा आर लिखते हैं हम, आर था, है ना, इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू एम ए था, राइट, एम ए था, इतना इक्वेशन था हमारा, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं इसको फर्दर, इसमें t का वैल्यू जो है सो t का वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा एम जी माइनस म्यू एम ए माइनस क्या हो जाएगा 2 एम ए, राइट। और n का वैल्यू जो है क्या होगा माइनस एम ए हो जाएगा, और यहाँ पर म्यू 2 और r का वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया है, एम जी प्लस एम स्मॉल एम जी माइनस 2 एम ए हो जाएगा, ठीक है। अब ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा, राइट। तो हम इसको एक्सप्लेन फिर से करते हैं, सारे एक्सपेंशन करते हैं, और ए वाले को एक साथ में रखते हैं, जी वाले को एक साथ में। तो 2 ये हो जाएगा आपका 2 एम जी माइनस 2 म्यू 1 एम ए माइनस 4 एम ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस एम ए, और ये हो जाएगा आपका म्यू, ये कैपिटल एम जी, और ये हो जाएगा आपका म्यू टू स्मॉल एम जी, और ये हो जाएगा प्लस 2 म्यू 2 एम ए इज इक्वल टू एम ए कैपिटल हो जाएगा, राइट। तो इसको फर्दर फिर से हम आगे एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंशन तो हो चुका है, सॉरी। तो यहाँ पर म्यू एम जी प्लस, और ये हो जाएगा माइनस म्यू म्यू 2 एम जी, राइट, म्यू 2 एम जी स्मॉल से, और फिर उसके बाद ये प्लस हो गया, क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि जी वाले सेक्शन को हम एक साथ रखते हैं, तो 2 एम जी हो गया है, और ये कितना हो गया, तो जी वाले को एक साथ रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 जी, सॉरी जी लेते हैं हम कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा 2 एम, इसको लेते हैं, फिर इसको लेते हैं, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा माइनस म्यू 2 एम, ये हो गया। अब इसके बाद हम इसको लेते हैं प्लस म्यू 2 स्मॉल एम हो गया, ये 3 टर्म हो गया इधर। अब जो बचे टर्म है उसको उस साइड ले जाते हैं, ठीक है, और ए को कॉमन लेते हैं। तो ए को जब हम कॉमन लेंगे तो 2 म्यू 1 एम हो जाएगा, ये पहला टर्म, ये हो जाएगा 4 एम हो जाएगा, और नहीं ये 3 हो जाएगा, 4 और सॉरी 5 हो जाएगा, ये 5 ये इधर चला गया, तो ये दोनों जुट के। अब लास्ट में क्या बच गया, ये सारे निकल, और इधर बच गए आपके 2, सॉरी ये हो जाएगा माइनस 2 म्यू 2 एम और प्लस एम, इतने हो गए, ठीक है।
तो ए का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जी तो हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसको और सिंक्रोनाइज करके। तो इसमें a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब आप नीचे इसको करेंगे तो ये a इज इक्वल टू हो जाएगा 2m माइनस म्यू 2m और माइनस म्यू 2m हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये माइनस है इसलिए ये ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, m कैपिटल हो गया, राइट, m कैपिटल। अब 5 यहाँ पर जो है सो हम स्मॉल m जो है कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, स्मॉल m कॉमन ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ये, और 5 के बाद स्मॉल m कॉमन लिए तो प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो म्यू 1 माइनस म्यू 2, राइट। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया, राइट। तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी था थोड़ा कैलकुलेशन में, लेकिन जब आप फ्री बॉडी डायग्राम निकालने के बाद जब स्टेप बाय स्टेप आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको इसका वैल्यू आ जाए। हाँ, एक चीज़ इसमें हो गया मिसिंग कि इसमें आप जो है सो जी से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना होगा, ये इंटू जी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे ये सिचुएशन है, एक वर्टिकल वॉल है, ये सपोज ये वर्टिकल वॉल है, ठीक है। इसके ऊपर एक ब्लॉक को रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन, ये ऊपर की तरफ लग रहा है। इस फोर्स के लगने से क्या होगा कि इसका नॉर्मल डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, राइट। और इसका वेट 20 न्यूटन 2 इंटू जी नीचे की तरफ लगेगी, है ना। और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 15 न्यूटन का इसके पैरेलल टू वॉल लगाया जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि ये ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम एक बार ड्रॉ करते हैं ये फिगर। ये एक ब्लॉक है, ठीक है। अब इसमें वर्टिकल फोर्स जो लग रहे हैं, वर्टिकल फोर्स 40 न्यूटन का वर्टिकली फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसके कारण से क्या होगा, रिएक्शन फोर्स R जो लगेगा, रिएक्शन फोर्स R वो भी 40 न्यूटन का होगा, ठीक है। अब दूसरा फोर्स जो लग रहा है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स 15 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो क्या है, 2G है। 2G का मतलब हो गया 2 इंटू 10 यानी 20 न्यूटन इसका वेट के कारण फोर्स लग रहा है, राइट। तो अब हम देखेंगे कि वर्टिकल लग रहा है, तो यहाँ पर जो है सो पॉइंट है कि हॉरिजॉन्टल के साथ ये मान लेते थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ये वर्टिकल ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट फोर्स हो गया। और इसमें फ्रिक्शन फोर्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, FR फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, या F हम सीधा लिखते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसका केस एनालाइज करते हैं सारे केस। तो इसका वेट जो हो गया कितना हो गया, ब्लॉक का वेट हो गया 2G का मतलब हो गया 2 इंटू 10 न्यूटन, दैट मीन्स 20 न्यूटन का हो गया, राइट। अब इसमें फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स ये कितना हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू म्यू R होगा, राइट। तो म्यू R का वैल्यू है आपका 40 न्यूटन, तो 0.5 इंटू 40 न्यूटन, राइट। दैट मीन्स यहाँ पर 20 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, राइट। तो 20 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है और 20 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है। तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा कि ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, राइट। अब जब हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पर 15 न्यूटन लगाया गया, तो ये 15 न्यूटन हो गया और यहाँ पर 20 न्यूटन हो गया, तो रिजल्टेंट फोर्स कितने होंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वेक्टर का ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से हम देखते हैं, उसका रिजल्टेंट क्या होगा, चूंकि ये दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो FR इज इक्वल टू सिंपली होगा FR इज इक्वल टू 20 न्यूटन का स्क्वायर प्लस 15 न्यूटन का स्क्वायर, दैट मीन्स कितने हो जाएंगे 400 प्लस 225 न्यूटन,
दैट मीन्स कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 625 न्यूटन, या इसको हम लिख सकते हैं 25 न्यूटन फोर्स, राइट। तो 25 न्यूटन फोर्स जो कि फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा है, विच इज़ ग्रेटर देन 20 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स, दैट मीन्स कि इसमें स्लाइडिंग पोजीशन हो जाएगा, स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा और ये ब्लॉक जो है सो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो मूव करना जो स्टार्ट होगा तो वो उसका एंगल क्या होगा जिससे कि वो मूव करेगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, अगर यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है 15 न्यूटन फोर्स के साथ, तो ये हो गया आपका बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि क्या हो गया 4/3। तो 4/3 तो थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा टेन इनवर्स 4/3, इसका वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका 53 डिग्री। तो इसका वैल्यू जो है सो क्या होगा 53। तो ब्लॉक मूव करेगा विद द, ये 53 डिग्री किसके साथ होगा, विद द 15 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे कि आप सिचुएशन ऐसा है कि एक कोई मैन है जो कि दो वाल के सहारे, वाल ए और बी के सहारे जो है स्टेबल और इक्विलिब्रियम स्टेट में है, वो स्लाइडिंग डाउन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन निकाला कि सो दैट द पर्सन पुशेज द वॉल्स विथ इक्वल फोर्सेज। तो जो आपको दिखाना है कि जो पर्सन जो है इक्वल फोर्स के साथ वॉल को पुश कर रहा है, ये दिखाना, राइट। तो सबसे पहला चीज़ है, कंडीशन हम ये मानते हैं कि जो पर्सन पुश कर रहा है, पर्सन पुश कर रहा है फोर्स, ये इधर की तरफ कर रहा है फोर्स, F1 मान लेते हैं, और ये जो इसका बैक सपोर्ट कर रहा है ये F2 मान लेते हैं, राइट। ये दोनों साइड से कर रहा है। अब इसके कारण से जो नॉर्मल रिएक्शन होंगे, नॉर्मल रिएक्शन जो है सो ये वॉल जो पुट इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करेगा वो होगा आपका, है ना, R1 होगा, और इसके कारण से क्या होगा, है ना, R2 होगा, ठीक है। तो पहला केसेस हमें ये देखना, और इसका वेट जो है mg यानी कि 40g डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइट। तो इसमें जो केस है इसमें है कि एज द बॉडी, ये जो मैन है वो क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ये स्लाइडिंग डाउन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन जो है सो दोनों साइड का R1 जो है इज इक्वल टू R2। नॉर्मल रिएक्शन अगर सेम होगा तब जो है सो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। अगर नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाता है, सपोज जो भी नॉर्मल रिएक्शन का चेंज हो जाएगा तो क्या होगा कि वो मैन स्लीपिंग स्टेट में हो जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन सेम है। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर सेम है तो सेम क्या होगा, सेम फोर्स अप्लाई करेगा, है ना, जो पर्सन है वो सेम फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, बाय द पर्सन टू द बोथ वॉल, टू द बोथ वॉल्स, दोनों वॉल में सेम फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा R1 R2 सेम हो गया, R1 R2 को हम मान लेते हैं R1 R2 इज इक्वल टू R मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होगा क्या होगा, म्यू आर, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों में सेम है तो म्यू आर हो जाएगा। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे फोर्स का, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। तो हम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स कंसीडर करते हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट में क्या होगा, म्यू आर प्लस म्यू आर इज इक्वल टू क्या हो गया 40g हो गया, राइट। तो आप देखेंगे कि 2 म्यू आर इज इक्वल टू 40 इंटू जी का वैल्यू 10 हो गया न्यूटन, इतना न्यूटन फोर्स हो गया। तो आर बट आपको निकालना नॉर्मल रिएक्शंस। दूसरे केसेस में क्या निकालना, नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल्स। तो आर का वैल्यू आपको निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 40 इंटू 10 बाय 2 इंटू 0.8, इसका म्यू का वैल्यू है 0.8। तो ये कितना हो जाएगा आपका, एक 1 0 इसमें पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 50 न्यूटन, राइट। तो 250 न्यूटन टोटल नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करा जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 250
न्यूटन। तो स्टेबल स्टेट में या इक्विलिब्रियम में स्टेट में रहने के लिए क्या होगा कि नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय बोथ वॉल शुड बी इक्वल। अगर नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड इक्वल होगा, इसका मतलब मैन क्या कर रहा है कि वो ऑप्टिमाइज कर रहा है कि सेम फोर्स दोनों वॉल पर अप्लाई करे। अगर किसी वॉल पर कम फोर्स अप्लाई करेगा, उधर की तरफ क्या होगा, वो स्लाइड हो जाएगा। लेकिन क्या है कि मैन इज एट रेस्ट, तो आपको ये चीज़ कंसिडर करना पड़ेगा। ये चीज़ R1 इज इक्वल टू R2, दैट मीन्स कि नॉर्मल रिएक्शंस R1 और R2 शुड बी क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, जो कि ये लास्ट है इस एक्सरसाइज का, फ्रिक्शन चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए ये डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में है कि स्मॉल बॉक्स जो है, स्मॉल ब्लॉक जो है सो बिगर ब्लॉक पर है ना रखा हुआ। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि कोई ट्रक पर जो है सो कोई बड़े क्यूबिकल बॉक्स रखे हुए हैं। अब जो पॉइंट है ये जो है ये स्लाइडिंग है इस डायरेक्शन में, राइट, स्लाइडिंग है विद वेलोसिटी v से मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अब हम हर कंपोनेंट ऑफ फोर्स देखते हैं, और इसके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है, म्यू है। तो ये जब इधर की तरफ स्लाइड होगा तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, पहले देखते हैं। इसका जो वेट होगा वो mg हो जाएगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन r हो गया, ठीक है। और इसमें जो फोर्स लगा इसको जो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स लगा वो राइट टू लेफ्ट हुआ, हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट। तो इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स लगा म्यू है ना mg/2, क्योंकि μ/2 इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दिस ब्लॉक का। अब जो बिगर ब्लॉक है उसका मास m है, और इसमें जो टोटल वेट हो जाएगा क्या होगा, m + m स्मॉल ब्लॉक के कारण बाय g होगा, राइट। अब इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा m के कारण, m का जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ड्यू टू बिगर m के कारण वो μmg अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और स्मॉलर m के कारण जो इस बड़े वाले ब्लॉक में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये बड़े बिग के लिए, ठीक है। तो इसको हम μmg/2 लेंगे, ठीक है। और इस सरफेस में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा m + mg है ना म्यू, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और अब हम मान लेते हैं सिचुएशन, ठीक है। मान देखिए पहला केसेस में पूछ रहा है कि द सिस्टम इज स्टार्टेड टुवर्ड्स द राइट विद हॉरिजॉन्टल v वेलोसिटी, द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द रोड एंड द ब्लॉक इज दिस वन, है ना। तो आपको ये दिखाना है, इसमें दिखाना लेफ्ट है, तो इसमें जो पॉइंट हमारा है ये जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है इसका वैल्यू जो है सो कम है विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन। तो m में जो है सो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, फ्रिक्शनल फोर्स कम लग रहा है ब्लॉकर बिगर के कारण। तो क्या होगा कि जो स्मॉल ब्लॉक m विल स्लाइड करेगा ओवर बिगर ब्लॉक, राइट, बिगर ब्लॉक m पर स्लाइड करेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन जो है am है, और m का जो एक्सेलरेशन है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या है, am है। दोनों को हम पॉजिटिव डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं लेफ्ट टू राइट, राइट। तो रेस्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा, रेस्ट एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू या रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन क्या हो जाएगा, ए मान लेते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, am - am, राइट। अब हमारा जो पॉइंट है इसमें ये देखना है कि इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं और इसको कौन ड्राइविंग कर रहा है, ठीक है। तो इसमें इसका कंसिडर जो हम कर रहे हैं मोशन को, ये होगा लेफ्ट टू राइट, सॉरी ये होगा राइट टू लेफ्ट,
लेकिन हम पॉजिटिव कंसिडर किए हैं, तो इसमें क्या लगा, रिटार्डेशन लग रहा है। रिटार्डेशन के कारण क्या होगा, ये बढ़ते जाएगा और ये धीरे धीरे पीछे होते जाएगा और ये स्लाइड होकर नीचे गिर जाएगा, राइट। तो इसमें रिटार्डेशन होगा, तो एम ए एम इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, जो इसमें फोर्स लग रहा है म्यू एम जी बाई 2। तो रिटार्डेशन कितना हो जाएगा, ए एम इज इक्वल टू म्यू जी बाई 2 हो गया, राइट। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से लग रहा है, इसमें जो हॉरिजॉन्टल फोर्स इसको ड्राइव कर रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो है म्यू एम जी बाई 2 माइनस म्यू एम प्लस एम जी इज इक्वल टू क्या होगा, इसका जो मास है m इंटू ए एम, इसके कारण से ये स्लाइड हो रहा है, ठीक है। अब हमें जो इसको निकालना है, ये क्या होगा, म्यू एम जी बाई 2 माइनस म्यू एम जी, और ये हो जाएगा फिर म्यू एम जी सीधा होगा, राइट, इज इक्वल टू ए एम हो जाएगा, राइट। तो इसमें हम लिख सकते हैं, है ना, इसमें क्या हो जाएगा, म्यू एम जी माइनस हो जाएगा, है ना, म्यू एम जी माइनस बाई 2 और माइनस म्यू एम जी ए एम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एम जो कैपिटल होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एम अगर हम इधर बैकवर्ड एम से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस म्यू जी हो गया, राइट। और ये क्या हो जाएगा, माइनस म्यू एम जी बाई 2m हो गया, राइट। ये इक्वेशन 2 मानते हैं। अब जो हमें मेन है वो देखना है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें निकालना है, ठीक है। तो पहला केस जो है, चलिए क्वेश्चन को हम इरेज कर देते हैं ताकि हमारे पास में स्पेस हो ज़्यादा, फिर इसको हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमें निकालना है ना, तो रेस्ट एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, ए रेस्ट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिससे कि ये इसका बॉडी का, जिससे कि ये रिटार्डेशन, जिससे कि ये बॉडी ड्रॉप हो जाए, राइट। तो ये हो जाएगा ए एम माइनस ए कैपिटल एम। तो ए एम का वैल्यू कितना हो गया, माइनस म्यू जी बाई 2, और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा म्यू जी, और ये हो जाएगा प्लस म्यू एम जी बाई 2m, राइट। इतना हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं फर्दर, ये प्लस हो जाएगा म्यू जी बाई 2 प्लस म्यू एम जी बाई 2m, ठीक है। अब हम ये 2 कॉमन ले लेते हैं और म्यू जी भी कॉमन ले लेते हैं, बाई 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका म्यू जी बाई 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस m बाई m हो जाएगा, या इसको हम फर्दर लिख सकते हैं म्यू जी बाई 2m इज इक्वल टू m प्लस स्मॉल m, राइट। तो ये आपका रिटार्डेशन हो गया, राइट। अब मान लेते कि कोई भी ब्लॉक जो है उसको जाने में t टाइम इलेप्स होगा, है ना। तो t टाइम इलेप्स होगा तो s इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 है कंसिडरेबली, तो इसमें क्या हो जाएगा प्लस 1/2 a/t², राइट। तो यहाँ पर t का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, मान लेते हैं इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इस ब्लॉक m का इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है ना, 0 वेलोसिटी है। फिर वो धीरे धीरे रिटार्डेशन में जाके यहाँ पर l डिस्टेंस में जाके ये गिर जाता है, डाउन हो जाता है, ठीक है। तो इसको टाइम कितना लगेगा, तो 2s बाई a का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर 2s कितना हो गया आपका, ये a वाले एक्सेलरेशन है रेस्ट हो गया, तो 2s बाई a हो गया, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया 2s हो गया, तो 2 इंटू एस का वैल्यू l हो गया, ठीक है। और a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है म्यू जी
और 2m ऊपर चला जाएगा, इंटू m प्लस m हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इसका वैल्यू टोटल कितना हो जाएगा, है ना, 4lm बाय म्यू जी m प्लस m। ये टाइम लगेगा इसमें, इस टाइम में जाके क्या होगा, टी टाइम में ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि इसका रिटार्डेशन है बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है।